हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में चैप्टर 9 के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको बनाया था। ठीक है, तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है वृत्त, यानी कि चैप्टर 10 सर्कल। इसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम पहले, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से लिंक ले सकते हैं और देख सकते हैं, या फिर उनकी प्लेलिस्ट बनी है तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। अब देखो, इसमें पहली परिभाषा है वृत्त, यानी कि सर्कल। क्योंकि चैप्टर ही वृत्त है, पहले हमें वृत्त के बारे में समझना जरूरी है कि आखिर क्या होता है करके वृत्त। ठीक है, तो देखो, एक तल पर उन असंख्य बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से क्या होंगे, निश्चित दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। देखो, इसको वृत्त का चित्र तो हमने ऐसे बना रखा है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक तल पर उन असंख्य बिंदुओं का समूह। अब देखो, अगर मैं क्या ले लूं, असंख्य बिंदु कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, इस आकृति में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी असंख्य बिंदुओं का समूह है। असंख्य मतलब अनगिनत बिंदु। जैसे यही लाइन है तो इसमें कितने बिंदु होंगे, असंख्य बिंदु है। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसे गिन नहीं सकते। ठीक है, बिंदु मतलब क्या होता है, एक छोटा सा रूप है। ठीक है, इतना छोटा, यानी कि हम इसको ये बिंदु नहीं कहेंगे। ठीक है, आयोसन में बिंदु एक छोटा सा रूप है, तो इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं, असंख्य बिंदु। तो ऐसे ही ये भी क्या मान लिया हमने, असंख्य बिंदुओं का क्या है, समूह है। ठीक है, तो एक तो ये समूह मान लिया हमने असंख्य बिंदुओं का। ठीक है, अब एक समूह मान लेते हैं ऐसे। अब देखो, हमने इसी को वृत्त क्यों कहा, इसको वृत्त क्यों नहीं कहा। वैसे देखने में तो क्या है, वैसे सिंपली हम कह सकते हैं कि लाइन है। ठीक है, लेकिन हम इसको लाइन क्यों नहीं कह पाए या इसको वृत्त क्यों नहीं कहा, क्योंकि असंख्य बिंदुओं का समूह तो ये भी है, ये भी है, दोनों के दोनों है ना। लेकिन है क्या, एक असंख्य बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से, अगर हम क्या करें, देखो, एक स्थिर बिंदु ले रहे हैं। जैसे हमने यहां पर को एक स्थिर बिंदु ले लिया, यानी कि वो बिंदु एक ही जगह स्थिर है, कहने का मतलब ये है। ऐसे ही एक यहां पर को ले लेंगे स्थिर बिंदु, ये ले लिया। ठीक है, तो क्या करें, जो तल के एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित हो। तो देखो, ये जो असंख्य बिंदुओं का समूह है, ये क्या है, देखो, इस पर यहां से यहां तक की दूरी देखोगे, यहां से यहां तक की दूरी देखोगे, सारी दूरियों को क्या कर लोगे, सारी की सारी दूरियां क्या आएंगी, बराबर आएंगी। लेकिन क्या इस कंडीशन पे आएगी, नहीं आएगी ना। देखो, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, ये आ गई। फिर जैसे ही हम इससे क्या करेंगे, दाईं ओर जाएंगे तो दूरी बढ़ते जाएगी, और अगर बाईं ओर जाएंगे तो तब भी क्या होगी, दूरी बढ़ते जाएगी। इसका मतलब सबसे कम दूरी कौन सी है, यही, जो क्या होगी, इस बिंदु से यहां पर को लंब होगी, वही क्या होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। आई बात समझ में। जैसे हमें किसी भी लाइन की अगर किसी बिंदु से दूरी निकालनी है, तो ये दूरी नहीं है लाइन की। दूरी कैसे निकाली जाती है, इस बिंदु से यहाँ पर को खींचा गया जो लंब होगा वही क्या होगा, उसकी दूरी होगी। आई बात समझ में। तो देखो, इसमें क्या आ रहा है, दूरी अलग अलग आ रही है। प्रत्येक बिंदु की अगर हम देख रहे हैं तो दूरी क्या आ रही है, अलग। लेकिन इसमें क्या होगा, चाहे तुम यहां से यहां तक की दूरी ले लो, या इस दूरी को ले लो, इस दूरी को ले लो, सबके सब दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तब क्या है, ये एक वृत्त है ना। असंख्य बिंदुओं का समूह तो एक त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इस पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे सबकी दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी। यहां से यहां तक की दूरी अलग होगी, ये दूरी अलग होगी, ये दूरी अलग, ये दूरी अलग। ठीक है, तो वो वृत्त की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। आई बात समझ में। तो वृत्त की जो डेफिनेशन है, देखो, एक और डेफिनेशन है, एक ऐसा बिंदु पथ, ये भी बिंदु पथ है, ये भी बिंदु पथ, बिंदुओं का पथ है ना। इसमें बहुत सारे बिंदुओं से ही तो मिलकर बना है रास्ता, ये जो बना है। ठीक है, बिंदु पथ ही तो है ना, पथ मतलब रास्ता। ठीक है, जिस पर स्थित असंख्य बिंदु, ये जो असंख्य बिंदु है, एक निश्चित बिंदु से क्या होते हैं, समान दूरी पर स्थित होते हैं। ये निश्चित बिंदु मान रखा हमने, ओ कहा है इसको। ठीक है, तो क्या होते हैं, जिस पर स्थित है जो सभी बिंदु है एक निश्चित बिंदु से क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। आई बात समझ में। तो वृत्त की डेफिनेशन क्या है, बिंदु, एक ऐसा बिंदु पर जिस पर स्थित जो असंख्य बिंदु हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक निश्चित बिंदु से क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं, है ना। जैसे ही हम क्या करते हैं, एक कंपास के थ्रू क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो उस पर क्या कर देते हैं, कंपास को एक जगह उसकी नोक को फिक्स कर देते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, उसको चारों ओर घुमा देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर को हमने फिक्स किया तो इसके चारों ओर क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे। तो ये घुमा दिया हमने,
तो वृत्त बन जाएगा, है ना। अब जैसे क्या करेंगे, यहां से यहां तक का घुमाएंगे, फिर उसके बाद अगर मैं कंपास को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाहर की ओर आ जाएगा, वो आ जाएगा कि नहीं। फिर ऐसे में वृत्त थोड़ी ना बनेगा, अलग अलग बन जाएगा। जैसे हमने कंपास को एक बार इस नोक पर रखा, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर से इस बिंदु पर रख के थोड़ा सा घुमाया, जैसे यहाँ से इधर तक का घुमाया। अब मैं कहूँ कि थोड़ा सा बढ़ा दूं तो क्या होगा, इस बिंदु से ऐसे आने लग जाएगा, फिर इस बिंदु पर और बढ़ा दूं तो ऐसे आ जाएगा। तो ये वृत्त थोड़ी ना होगा ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग होगी, ये दोनों तो बराबर होंगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी उस कंडीशन पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वृत्त की अगर एक्चुअल डेफिनेशन को समझना है तो क्या समझेंगे इसमें, कि एक ऐसा बिंदु पर जिसकी एक निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या होगा, एक निश्चित बिंदु से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। आई बात समझ में। फिर आता है इसमें वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखो वृत्त का केंद्र क्या होता है, इस O को हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र, यानी कि जो है निश्चित बिंदु होता है जहां पर से हमें जो डिस्टेंस होती है इसको नापते हैं, ठीक है। जहां पर से ये दूरियां क्या आती हैं, बराबर आती है, तो उसी निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र। यानी निश्चित बिंदु O को हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र, ठीक है। अगला है वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, बिंदु पथ जिस पर असंख्य बिंदु क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है। एक ऐसा बिंदु पथ, ये जो बिंदु पथ है, बिंदु पथ ही तो है ना, तो जिस पर ये असंख्य बिंदु स्थित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परिधि, ठीक है। जैसे अगर हम चित्र बनाए वृत्त का, ठीक है, तो हम ये जो बाहर का जो आवरण है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। आई बात समझ में। इसके अंदर का एरिया नहीं कह रहे हैं, केवल ये जो है ये क्या है, वृत्त की परिधि है, ठीक है। इसको वृत्त की परिधि भी कहते हैं, और ये जो फॉर्मूला लिख रखा है वृत्त की परिधि के लिए भी यही होता है, और वृत्त का परिमाप भी यही होता है, ठीक है। वृत्त का परिमाप या परिधि, परिमाप या परिधि मतलब क्या बताया था मैंने, कि परिमाप क्या होता है, उसके चारों ओर का आवरण। जैसे एक खेत है, अगर उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, तारबाड़ करते हैं, तो वो तारबाड़ क्या है, उस खेत का परिमाप है। क्षेत्रफल मतलब जितने एरिया में वो खेत है, आई बात समझ, वो उसका क्षेत्रफल हो गया। तो इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये बीच का हिस्सा है, यहाँ तक का परिधि तक का सारा क्षेत्रफल हो गया। ओनली परिधि या परिमाप की अगर हम बात करें तो ये चारों ओर का जो है, जहां पर कोई ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख रहा है, केवल यही है क्या है, परिधि है। आई बात समझ में। तो देखो जो ये वृत्त की परिधि होती है इसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो अगली डेफिनेशन है वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है। अब देखो पहले एक वृत्त बना लेते हैं इसमें, देखो ये वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र, ये मान लिया हमने इसका केंद्र, तो केंद्र को किससे मिलाने वाला रेखाखंड का, परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है। तो ये वृत्त बना लिया, ये इसका क्या है, केंद्र है O। तो इस केंद्र को परिधि से मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। जिसको हम क्या कह सकते हैं, R कह सकते हैं, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या है, या ऐसे स्मॉल r या कैपिटल R, जो जिससे भी डिनोट करना चाहो, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, देखो एक ये त्रिज्या है ना, तो यहाँ की ओर भी यहाँ की ओर भी, तो एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं, असंख्य त्रिज्याएं खींच सकते हैं, या अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। लेकिन उन त्रिज्याओं की माप क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। आई बात समझ में। तो ये चीज ध्यान में रख लेना। अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, आई बात समझ में। एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होंगी, अनंत त्रिज्याएं, और उन त्रिज्याओं की माप क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। एक वृत्त की
त्रिज्याओं की माप क्या होती है, बराबर, यानी कि त्रिज्याएं अलग अलग माप की नहीं होंगी। ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 5 होगी, 10 है तो 10 ही होगी। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्याओं की माप बराबर होती है। क्योंकि देखो इसमें क्या कहा कि एक ऐसा बिंदु पर जो एक निश्चित बिंदु जिस पर स्थित सभी बिंदु क्या होंगे, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी उतनी यहाँ से यहाँ की भी होगी, इधर साइड भी होगी, इधर साइड भी होगी, सब तरफ क्या होगी, बराबर। और वही दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, जो वो निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, कहा ना, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, तो वो समान दूरी ही क्या होती है, या निश्चित दूरी ही क्या होती है, त्रिज्या होती है। आई बात समझ में। तो देखो एक वृत्त में हम क्या कर सकते हैं, असंख्य त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, त्रिज्याएं हैं आर, और इन सब की माप क्या होगी, बराबर। देखो आर लिखने का मतलब ये है कि सबके सब क्या है, बराबर लंबाई की। ठीक है, अगला है कॉर्ड यानी कि जीवा। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम कहते हैं जीवा। देखो ये एक वृत्त है, ठीक है, तो इस पर स्थित कोई भी दो बिंदु ले लेंगे हम, जैसे हमने इन दोनों बिंदुओं को ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा इसे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा। ठीक है, जीवा को हम ऐसे लिख सकते हैं, जीवा ए बी भी लिख सकते हैं, या फिर जीवा क्या होता है, रेखाखंड है ना, तो कैसे लिख सकते हैं, रेखाखंड को ऐसे ही तो लिखते हैं, ए बी के ऊपर एक लाइन। ऐसे ही यहां पर कोई इसको ए मान लिया तो त्रिज्या को क्या लिख सकते हैं हम, ओ ए, या फिर आर मान रखा है तो आर। आई बात समझ में। तो जीवा क्या है यहाँ पर को ए बी, तो अब वो केंद्र से होकर जाएगी भी नहीं भी जा सकती है, ऐसा कुछ कहा नहीं है हमसे, है ना। क्या कहा, केवल वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो क्या होता है, जीवा होता है। तो देखो ऐसे ही इस वृत्त पर हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं। देखो ये तो चित्र वैसे हो गया, अब देखो समझने के लिए ऐसे मान लेते हैं, जैसे वृत्त है ओ केंद्र का है, ठीक है, तो इसमें हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं। देखो एकदम नीचे से देखते हैं तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं ना। तो एक जीवा ऐसी भी होगी जो कहां से होकर जाएगी, उसके केंद्र से होकर भी जाएगी। आई बात समझ में। तो ये सारी जीवाएं होगी, ऐसे ही हम यहां से यहां की ओर भी तो खींच सकते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे भी खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, एक वृत्त में असंख्य या अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं फिर, एक वृत्त की अनंत जीवाएं हो सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त में क्या होते हैं, अनंत जीवाएं होती है, जैसे त्रिज्याएं अनंत होती हैं लेकिन उनकी माप क्या होती है, बराबर। तो एक वृत्त की जो जीवाओं की माप है वो क्या होगी, बराबर नहीं होगी। आई बात समझ। देखो यहाँ नीचे क्या है, सबसे छोटी जीवा आ रही थी, है ना, जैसे इस चित्र में देखो यहाँ पर को सबसे छोटी जीवा फिर बढ़ेगी, इससे भी छोटी आ सकती है, क्योंकि केवल दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। अब बिंदु यहीं पर को लोगे तो वो जीवा हमको दिखेगी भी नहीं, वो ऐसा लगेगा जैसे वृत्त पर से ही होकर जा रही है। आई बात समझ में। तो ऐसे करके क्या हो सकती है, अनंत जीवाएं हो सकती है ना, लेकिन सबके सब क्या लंबाई में समान है, नहीं है। तो एक वृत्त की जीवाएं बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी। अब कोई जीवाएं ये क्या पता यहाँ पर को किसी जीवा के बराबर हो जाए, ठीक है, लेकिन सभी जीवाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, वृत्त की सभी जीवाएं परस्पर बराबर नहीं होती है। ठीक है, जबकि सभी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर। अब देखो ये तो आया जीवा, अब मैंने क्या कहा, एक इसके केंद्र से भी होकर जा रहा है ना, ये वाली जो जीवा है कहां से होकर जा रही है, केंद्र से, और इसी जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, उसकी डेफिनेशन में भी लिखा है, देखो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं ना। और वही जो जीवा होती है जो कहां से होकर जाएगी,
केंद्र से होकर जाएगी उसी को व्यास कहेंगे, और बाकी किसी को हम व्यास नहीं कहेंगे। जैसे इसमें बहुत सारी जीवाएं हैं, है ना, तो इसमें से व्यास किसको कहेंगे, जो इस वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। आई बात समझ में। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो कहां से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। आई बात समझ में, उसी को हम क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। ठीक है, तो देखो ये रेखाखंड ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, या फिर इस टाइप से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो बहुत सारे तरीके से जा सकता है। तो एक वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं, अनंत व्यास हो सकते हैं ना। लेकिन सभी व्यास क्या होंगे, लंबाई में समान होंगे। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे व्यास क्या हो रहे हैं, उसके केंद्र से ही होकर जा रहे हैं। आई बात समझ में। अगर वो केंद्र से होकर नहीं जाएगा तो उसकी लंबाई छोटी पड़ जाएगी। देखो जैसे ये वाला हमने मान लिया वृत्त है, तो ये केंद्र से होकर नहीं जा रहा, तो ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, देखो अंतर होगा ना दोनों में, होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा, जो वृत्त का व्यास होता है उसको दो अर्धवृत्तों में बांटता है। वृत्त का व्यास क्या करता है, दो बराबर और अर्धवृत्तों में बांटता है। तो ये थोड़ी ना बराबर हिस्से में बांटेगा, केवल क्या बांटेगा, जो लाइन कहाँ से होकर जाएगी, उसके सेंटर से होकर जाएगी। आई बात समझ में। देखो एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये जीवा है, ठीक है, ये जीवा क्या है, क्या त्रिज्या का 2 गुना है, नहीं है ना। त्रिज्या तो कब बनेगी, जब केंद्र से मिलाएंगे उसको। लेकिन ये क्या है, व्यास जो बन रहा है त्रिज्या का 2 गुना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो ये केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड, और यहाँ से यहाँ तक का देखो ये भी क्या है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड है ना। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर। तो जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। आई बात समझ में। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या, या फिर यहां से क्या कह सकते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या फिर व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो कहां से होकर जाएगा, उसके केंद्र से होकर जाएगा, केवल उसी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ठीक है, तो बाकी और रेखाखंड भी है इसमें, है ना, तो उनको व्यास नहीं कहा। यानी कि वृत्त की जीवा ही क्या है, व्यास है, लेकिन वो ऐसी जीवा होनी चाहिए जो केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, सारी जीवाओं को व्यास नहीं कहेंगे, व्यास केवल उसी जीवा को कहेंगे जो कहां से होकर जाएगी, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। आई बात समझ में। तो देखो जैसे ये लाइन है, इस पर ए, ओ और बी 3 बिंदु है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, ए ओ बी, यानी कि जो ये ए बी लाइन है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, उसके कहां से होकर जा रही है, पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, तो उसके कहां से होकर जा रही है, उसके सेंटर से होकर जा रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।